रेडी. कमी जास्त उंच व्हायला लागलं. राईट आहे ना. 11वीं साइंस ये, 11वीं साइंस बी और 11वीं कॉमर्स के सभी छात्रों को नमस्ते. ये सभी पढ़ाई हम ऑनलाइन के द्वारा ही कर रहे हैं. जब भी कॉलेज शुरू हो जाएगा उसके बाद में फिर वह रेगुलर पढ़ाई हो जाएंगी. 11वीं के अभ्यासक्रम में ऐसे 100% जो अभ्यासक्रम है, 100% जो अभ्यासक्रम उनमें से सरकार ने 25% अभ्यासक्रम कम कर दिया है. अगर आपके पास किताब है, वैसे मैंने 11th साइंस बी और 11th कॉमर्स के सभी छात्रों को PDF द्वारा 11वीं की किताब भेजी है. उसके बाद में एक वीडियो भेजा है कि हिंदी की जनरल जानकारी, हिंदी के द्वारा हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, ये हिंदी की विशेषता क्या क्या है, ये सभी एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके मोबाइल पर आ चुका हूँ. आज हम ने कि कुल मिलाकर जैसे पाठ है, जो भी पाठ है इन पाठों में से जो पाठ मतलब कुल मिलाकर पाठों में से जो पाठ नहीं है, जो पाठ इस साल नहीं है, ऐसे पाठ के नाम ऐसे पाठ के नाम में अभी लिखता हूँ कि अभ्यासक्रम में इस साल के लिए 25% कम किए गए. मेरा भला करने वालों से बचाइए. मेरा भला करने वाले से बचाइए. कलम का सिपाही. कलम का सिपाही. कलम का सिपाही. उसके बाद में गजलें. मौजूद. उसके बाद में सहर्ष स्वीकार. ये अध्ययन नई दृष्टि. अध्ययन
सभी छात्रों को ये विनती है कि 11वीं का जो अभ्यासक्रम है 100% उनमें से 25% अभ्यासक्रम जो है सरकार की ओर से इस साल कम किया हुआ है, जिनमें ये जो पाठ है मतलब पाठ कविता 11वीं का अभ्यासक्रम किताब देखो, उनमें से इन्हें इस साल के लिए हटाए। लेकिन पूरे हटाए इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ भी उनमें से थोड़ा सा एक आधारित क्यों न हो, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे सरकार का कहना है। तो आप सभी इन अभ्यासक्रम की तरफ ध्यान रखो और सभी छात्र के पास जैसे हमने PDF फाइल भेजी है वो भी देखो। लाइब्रेरी से अगर 11वीं की किताब मिली होंगी तो आप वो भी लीजिए। अगर कई लड़के लड़कियों ने अगर बाज़ार से किताब ली होंगी तो कम से कम घर पर ये किताब देखो। हम कभी कभी आपका अभ्यासक्रम लाइव के द्वारा इसलिए नहीं ले रहे कि कभी कभी जियो की रेंज बिल्कुल रहती नहीं है और नेटवर्क अगर नहीं रहा जियो का तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए वीडियो बनाकर YouTube के द्वारा आपके सभी के मोबाइल पर वीडियो आ सकता है, उसे आप खुद देखो। हो सके देखते समय कुछ अगर हिस्सा बाकी रहा, कुछ कठिन शब्द अगर रहे तो कभी कभी आप पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप पर नहीं है, एक व्यक्तिगत एक आधी बार फ़ोन कर कि सर ये हिस्सा मुझे समझ में नहीं आया, वो हिस्सा मुझे एक बार दोबारा बताइए। तो हम क्या करेंगे, उस हिस्से को उस कठिन शब्दों को उस पैराग्राफ को एक बार आपके लिए दोबारा वो बताएंगे। लेकिन सभी का सर ये नहीं वो नहीं तो ये ग्रुप के अंदर चैटिंग मत करो, आप लोगों को ये विनती है। जैसे ये अभ्यासक्रम में नहीं है, फिर अभ्यासक्रम में तो बाकी जो है जैसे कविता है, इनमें से कई पाठ है, इनमें से कई व्याकरण है। इस व्याकरण में भी बहुत कुछ है, जैसे निबंध भी है, काल परिवर्तन है, वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्धिकरण ये भी है। इसके बाद में मोहरे भी है, शब्द युग्म भी है, इसके अंदर कभी कभी एक वचन बहुवचन लिंग परिवर्तन कीजिए। 11वीं के अभ्यासक्रम के अंदर केवल गद्य और पद्य ही है, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर जैसे व्याकरण भी है, पत्र लेखन भी है, कभी कभी कई कहानियाँ भी है इसके अंदर, कई नाटक भी है। ये सभी के सभी हम यहाँ पर वीडियो के द्वारा तो भेजेंगे, लेकिन आपको घर पर खुद ये सभी बातें देखने की है, पढ़ने की है। और नहीं समझ में आई तो हो सके अगर कक्षा जल्दी शुरू हो गई, मतलब लॉकडाउन अगर ख़त्म हो गया और कक्षा शुरू हो गई, तो उस जगह पर हम दोबारा आपके लिए सभी बातें क्या करेंगे, दोबारा बताएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो के द्वारा हो गया इसके बाद में हम बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि कभी कभी ये उतना कठिन नहीं है कि जितना एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दूसरे विषय भी पढ़ो, और साथ साथ अगर कोई कठिनाई है तो कठिनाई कभी कभी क्या करो, हमें पूछो। अब अभ्यासक्रम के अंदर जैसे हमने कहा कि कई गद्य पाठ है तो कुछ पद्य है, गद्य है, कई पद्य है, कई व्याकरण है, पत्र लेखन है, कहानी है, नाटक है। और एक क्यों न हो, जैसे पाठ पहला कहो या कविता कहो, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम लेंगे, क्योंकि हमें जैसा समय मिलेगा वैसे हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे। इनमें से जैसे पहली कविता है, पहली कविता को आज हम मतलब शुरू करेंगे और शुरू करते समय
कवि का समझो परिचय, उसके बाद में कविता के अंदर जो दोहे है वो दोहे भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक कर कर देखेंगे। और जो कविता है समझो प्रेरणा, पहली कविता जो है एक नंबर, जैसे पहली कविता इसका नंबर 1, कविता का नाम है प्रेरणा। और इस कविता के कवि त्रिपुरारी, यानी प्रेरणा इस कविता के कवि त्रिपुरारी है। और त्रिपुरारी ने ये प्रेरणा कविता लिखी है। अब इन्होंने कविता लिखते समय उनका एक अल्प सा परिचय दिया है और उनकी कविता की जो विशेषता है उसका महत्व इस कविता के अंदर उन्होंने जैसे बताया कि जैसे इनका जन्म 5 दिसंबर 1988 को बिहारीस राज्य के अंदर हो चुका है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से और स्नातक की परीक्षा दिल्ली से, और विश्व महाविद्यालय की शिक्षा मतलब दिल्ली ऐसे जगह से उनकी हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। मतलब प्रेरणा इस कविता के जो भी कवि है त्रिपुरारी, इनका एक अल्प सा परिचय है। इनका जन्म, उन्होंने उच्च शिक्षा, उसके बाद के पश्चात दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में उन्होंने मतलब एक पढ़ाने का कार्य, मतलब जैसे हम कहते अध्यापन करने का, अध्यापन यानी कि शब्द थोड़ा पढ़ाने का कहते हैं, लेकिन अध्ययन अध्यापन मतलब उन्होंने लेक्चर होने के नाते बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया। उसके पश्चात उन्होंने कई फिल्म भी बनवाई। आकाशवाणी केंद्र जो है उस आकाशवाणी केंद्र पर भी उन्होंने कई कार्य किया। और त्रिवेणी एक उनका जो त्रिवेणी रचिता के रूप में मतलब एक काव्य संग्रह है त्रिवेणी, तो उससे उनकी पहचाने। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। मतलब कवि का ये कहना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करते समय मतलब जैसे बीज जो है, बीज को पानी डालने के बाद पौधा आता है, पौधा आने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, वो सफलता प्राप्त होती है। वैसी कठिनाई पर मात कर कर अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, ऐसे उनकी विशेषता है। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। मतलब जैसे काव्य संग्रह का नाम है त्रिपुरारी का कि ये जो त्रिवेणी काव्य संग्रह है एक नया स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों से कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसके पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी में देखने को मिलती है। मतलब एक काव्य के प्रकार की विशेषता उन्होंने बताई है। उनका उन्होंने कविता के अंदर क्या बताया वो देखो। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। मतलब प्रेरणा इस कविता के अंदर माँ की ममता और जैसे माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, ये मतलब माँ की ममता का, माँ के स्नेह का, माँ के प्यार का उन्होंने बताया कि वो कैसा रहता है। माँ की ममता का प्यार समझो जैसे कभी कभी तुम जल्दी कहेंगे गहरा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, अब ये ठीक है, लेकिन उनके ममत्व को लेकर मतलब पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है।
अब यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने ये बताया कि माँ का प्यार कोमल रहता है, पिताजी का प्यार थोड़ा कठोर रहता है। अब माँ का ममत्व, आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, ये सभी बातें कैसे आती, माँ के प्रेम में आती। पिताजी के प्रेम के अंदर कैसे थोड़े से वह हर बात बताते हैं तो क्या करते हैं, हर बात बताते समय थोड़ा सा चेहरा कोमल ही रहता है ऐसा नहीं है, थोड़े से चेहरे पर क्रोध भी रहता है। लेकिन पिताजी के चेहरे पर क्रोध रहता है, इसका अर्थ पिताजी बच्चों को स्नेह, प्रेम, आत्मीयता देते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब माँ की ममता समझो, कितने बच्चों ने कभी कभी काम नहीं किया तो उसके पाठ थपथपाते, आप बेटा पहले खाना खा ले। लेकिन फर्क ऐसा है कि जिस तरह हम ये देखते कि समझो नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़, अब नारियल की विशेषता अगर देखें, नारियल का पेड़ उसकी जड़ें, मराठीत काय म्हणतात तुम्ही, उसकी मूल है। नारियल का पेड़ जो है इसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत नीचे जाती हैं और उतनी नीचे जाती है कि वो पेड़ समझो सीधा को, कई अलग तरह का को, टेढ़े मेढ़े आकार का क्यों, बिल्कुल ऊंचाई तक जाता है। इस ऊंचाई तक जाते समय, इस ऊंचाई में जाने के बाद आपने देखा कि नारियल के पेड़ के अंदर, नारियल के पेड़ के अंदर शायद छोटे छोटे कच्चे या कभी कभी छोटे ऐसे नारियल तैयार होते हैं। धीरे धीरे इस नारियल को बड़ा करने में धरती के अंदर जो जड़ें हैं, ये जड़ें क्या करते हैं, अपना पूरा मतलब अपना जीवन कभी कभी त्याग देते हैं और उतने ऊंचाई तक उस पेड़ के मतलब ऊंचाई तक, नारियल के पेड़ के ऊंचाई तक क्या करते हैं, रस पहुंचा देते हैं। रस पहुंचा देने की वजह से जो नारियल का पेड़ है उस नारियल को छोटे छोटे से पेड़ फल आते हैं और फल धीरे धीरे, मतलब जैसे हम पेड़ को पानी डालते हैं तो पेड़ हरा भरा होता है, वैसे जड़ के सहारे उतने ऊंचाई तक वो रस मिलने की वजह से शायद नारियल के अंदर, नारियल के पेड़ में जो छोटे छोटे कच्चे नारियल रहते हैं वह धीरे धीरे बड़े बनते हैं, मतलब टनक बनते हैं। यहाँ तक कभी कभी इस नारियल की विशेषता कैसी है, ऊपर से आपने देखा कि कितना कठोर आवरण रहता है, लेकिन अंदर कैसा रहता है, नारियल कोमल रहता है। जहाँ विशेषता ये बताई कि जैसे माँ की ममता उतनी कोमल रहती है। मतलब जीवन किस बात का नाम है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं, जैसे जीवन सुख और दुख, इसी का नाम जीवन है। जीवन कठोरता और मधुरता मिलकर ही जीवन है। मतलब जीवन के कितने प्रकार कह रहे हैं, जैसे सुख और दुख जीवन है, कठोरता और मधुरता जीवन है, तपन और सिंचन जीवन है, लिक्विड और सॉलिड ये जीवन है। मतलब जो व्यक्ति जीवन में ये दोनों बातें सह लेता है, ये दोनों बातों को समझ लेता है, उससे कभी कभी जीवन की विशेषता मालूमात रहती है। यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने इस प्रेरणा, इस कविता के अंदर ऐसे बताया कि माता पिता अगर दोनों नौकरी करते हैं तो कभी कभी भाग दौड़ करना पड़ती है, जीवन त्रस्त रहता है, जीवन परेशानी का रहता है। ऐसे समय बच्चों ने ये समझ कर लेना चाहिए कि कई बच्चे कहते हैं कि कभी कभी हमें माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने हमें टुकड़े पर पलाया। मतलब दोनों ही माता पिता अगर नौकरी करते हैं तो ऐसे समय पिताजी को जल्दी जाना पड़ता है, ऐसे समय माता को भी जल्दी जाना पड़ता है। ऐसे समय कभी कभी कई परिवार के अंदर, घरेलू परिवार के अंदर बहुत सारे बच्चों को खाने के लिए सब्जियाँ मिलती है, तो ऐसे समय जिस परिवार के अंदर माता पिता अगर नौकरी को है तो उन बच्चों को शायद एक ही सब्जियाँ और एक ही रोटी खाकर, मतलब आखिर उन्हें अपने जीवन अपने पेट की तृप्ति करना पड़ती है। ऐसे समय बच्चे ने ये बातें समझना चाहिए कि प्यार एक बात का नाम नहीं है। मतलब जैसे माता पिता आने वाली कठिनाई पर मात कर क्या करते, आगे चलकर बच्चों को कहीं कम न गिरे, कुछ पैसे कम न गिरे, इसलिए क्या करते, दोनों ही नौकरियां करते। और ऐसे समय बच्चों के मन में कभी कभी ऐसा एक अर्थ ऐसा होता है, त्रिपाठी जी का कहना कि बच्चों को कभी माता जी ने अगर आपकी समझो रोटियां रखी तो टुकड़े पर पलना पड़ता है,
मतलब स्नेह बच्चे क्या चाहते, प्यार चाहते, ठीक है, लेकिन माता पिता जिस समय नौकरी पेशा करते हैं तो उतना स्नेह आत्मीयता दे नहीं सकती। बातें बच्चों ने समझ कर लेना चाहिए। इस सच्चाई को भी उजागर किया है कि निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कभी कहते कि ठोकर खाकर जीने की कला भी तो सीख लेता है। अब हमेशा जीवन कैसा है, जीवन समझो सुखी है, तो सही जीवन की विशेषता मालूम बात नहीं होती है। जीवन में कभी कभी जैसे हमने आशा और निराशा से जब जीवन रहता है, ऐसे समय एक आधी बार मेहनत करते समय, काम करते समय हमें कभी कभी क्या हो सकता है, पैर को चोट लगती है, या कभी कभी रास्ते में चलते समय हमें एक आधा पत्थर अगर बीच में आए तो पैर को ठोकर भी लगती है। ऐसे समय निराश न होकर जीवन इसी का नाम है। जीवन में कभी कभी कठिनाई का सामना करते समय जो आगे चले जाते हैं वही जीवन में सफलता पा सकते हैं, ऐसे त्रिपुरारी जी का कहना है। और दुनिया में उसी की जय जगह होती है, सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। मतलब जीवन में कवि का कहना है कि हमने कौन से बातों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अब कवि का ये कहना है कि कभी कभी जीवन में कौन से बातों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर समझो निराशा है तो आशा निर्माण करना चाहिए, मतलब यहाँ सुख। अगर दुखी है तो सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये सभी बातें हमने कैसे, मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये बातें हमने स्वीकार करना चाहिए। तभी मनुष्य जीवन में क्या कर सकता है, अपनी खुद की पहचान कर सकता है। प्रेरणा इस कविता के अंदर त्रिपुरारी जी ने उनका अल्प सा परिचय और मनुष्य को जीवन में कभी माँ का महत्व, माँ के प्यार का महत्व, पिताजी के प्यार की विशेषता, और बच्चों ने कई बातें माता पिताजी के हर घटना की समझ कर लेना चाहिए। ये मनुष्य की वास्तविक जीवनता है। हमेशा कभी कभी सूरज जो है बादलों के पीछे अगर ढका रहा तो पसंद नहीं आता, लेकिन ये भी कभी कभी सहलों की, तो कभी कभी ठंड भी, तो कभी धूप भी। मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एकदम उदास नहीं होना चाहिए कि आज बहुत ठंड है। एक न एक दिन सूरज के ऊपर के बादल हट गए तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सूरज के ऊपर के बादल हट जाने के बाद धूप भी देखने को मिलेगी। जो धूप हमारे शरीर को भी टनक करती है। कभी कभी पेड़ और पौधे पर अगर सुबह सुबह दब जो गिर जाते हैं तो उस पर जो भार होता है वो भी हल्का होता है। या कभी कभी मनुष्य को वही बातों की जरूरत है कि जैसे गीला है तो सूखा है, लिक्विड है तो सॉलिड है, इसी का नाम क्या है, जीवन है। तो ये दोनों बातें भी मनुष्य ने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ऐसे इस कवि का कहना है। अब कविता के अंदर के कुछ दोहे आज हम देखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, समझो, मतलब आधे दोहे देखेंगे। कुल मिलाकर इतने जो है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी कि कवि त्रिपुरा जी कहते हैं कि शायद अपने माँ और पिताजी से वो दूर है, और माँ और पिताजी से अपने घर से दूर होने के नाते शायद जिस समय भी त्रिपुरारी अपने माँ के साथ फ़ोन पर बात करते हैं, और फ़ोन पर जिस समय बात करते हैं, ऐसे समय बात करते करते उनकी माँ क्या करती है, उनकी माँ कभी कभी रोती है। अब उनकी माँ इसलिए तो रोती है कि कभी कभी अपने बच्चों की याद, मतलब लेखिका की माँ जो है या त्रिपुरा की माँ फ़ोन पर इसलिए रोती है कि बच्चों की सभी बातें, चाहे बचपन से लेकर उसकी परिस्थिति, उसकी कठिनाई, आपत्ति, इस वजह से वो रोती है। सीधा और सरल शब्द में उन्होंने क्या कहा कि माँ मेरी बेवजह रोती है। मतलब त्रिपुरा की माँ जिस समय लेखक उनके माँ के साथ फ़ोन पर बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते समय वह बेफजूल की नहीं रोती है, कुछ न कुछ उसे बच्चों की याद आती है, इस वजह से फ़ोन पर बोलते बोलते वो रोती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी कि जिस समय लेखक की, कवि की माँ फ़ोन पर बोलते समय क्या होती है,
कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं। अब जिस समय दोनों का जो भी संवाद है, संभाषण है, वो क्या होता है, संभाषण अचानक समाप्त होता है और अचानक संभाषण खत्म होता है। ऐसे समय जब फ़ोन रखता है